वेलकम टू द चैनल। ये आपका हिस्ट्री का 7वां वीडियो रहेगा। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो आइए करते हैं अपना महामैराथन क्लास का 7वां वीडियो। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर हुई ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती, जिसका नाम बदल दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है, को किस क्रांतिकारी संगठन ने अंजाम दिया था? तो इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी स्टेशन पर हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, जो लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन थी जा रही थी, उसको सरकारी खजाना लूट लिया था। और ये साहसी घटना को अंजाम दिया था राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। इन सबको फांसी की सजा सुनाई गई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद जो थे वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे। तो यहाँ पर सी पार्ट आपका करेक्ट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का वो एकमात्र पुरातात्विक स्थल कौन सा है जहां से कृत्रिम गोदीवाला यानी डॉकयार्ड बंदरगाह के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये है आपका लोथल। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये कहां पर है? ये गुजरात में है, अहमदाबाद जिले में, गुजरात में पड़ता है ये, अहमदाबाद जिले के गुजरात में। और यहां से गोदीवाला और इसके अलावा शवों के युगल शवों के समाधान, फारस की मोहर इत्यादि प्राप्त होते हैं। और इसकी खोज की थी SR राव ने 1954 में। और यहाँ पर पक्की ईंटों से बना हुआ एक विशाल गोदीवाड़ा मिला है, जो कि आपसे पूछा गया था। प्रसिद्ध मोरक्कन यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में दिल्ली के सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो ये उस समय शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये MBT का शासन था और सुल्तान ने इनकी विद्वता को देखते हुए इनसे प्रभावित हो गया था और इन्हें दिल्ली का काजी बनाया था। काजी मतलब न्यायाधीश। तो न्यायाधीश नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को। और इन्होंने, इब्न बतूता ने अरबी भाषा में रहला लिखा है, रहला नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें डाक व्यवस्था का सुंदर वर्णन मिलता है। तो इसमें डाक व्यवस्था के बारे में सुंदर वर्णन किया है। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के आदर्शों का प्रचार करने और मानव सेवा के लिए राम मिशन यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ये कहां पर की थी? ये किए थे बेलूर मठ, कोलकाता में। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होगा 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का डंका बजा दिया था और उसके बाद में ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? वेदांत का प्रचार प्रसार करना, शिक्षा का प्रचार करना और दरिद्र गरीबों की सेवा करना। रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी रहा करते थे। गंगा और सोन नदी के संगम पर प्राचीन पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना किस मगध शासक ने की थी? उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो ये थे उदयन। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन, और इन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करके उसको अपनी राजधानी भी बनाया था। पहले इसका नाम था कुसुमपुर, और इसका नाम चेंज करके पाटलिपुत्र रख दिया। और ये पाटलिपुत्र जो थी सदियों तक मौर्यों की और गुप्तों की राजधानी के रूप में रही। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने एक अत्यंत कठोर और सफल बाजार नियंत्रण प्रणाली, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लागू की थी? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इन्होंने एक विशाल सेना को तैयार की थी और उस सैनिकों को कम नगद वेतन में उनका जीवन आसानी से चल सके, इसके लिए उन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट की थी। इसका मतलब होता है जो मूल्य को नियंत्रित कर सके। सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे अनाज से लेकर दासों और घोड़ों तक के दाम निश्चित कर दिए गए थे इसमें। और इन्होंने दीवान रियासत और सहना मंडी यानी जो बाजार का अधीक्षक रहता था नामक नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। ऐसा कहा जाता है उस समय कि जो भी जो बाजार में बेचने वाला रहता था वो अगर घपला करता था, कोई भी गलत नाप तोल करता था, तो उतना ही उसके शरीर से जो ये सहना मंडी जो बाजार के अधीक्षक रहते थे उसके शरीर से मांस काट करके निकाल कर काट लेते थे। जैसे मान लो 1 किलो में 100 ग्राम कम तोला
तो 100 ग्राम मांस का टुकड़ा उसके शरीर से काट लेते थे। इतना कठोर दंड दिया जाता था, तो इसीलिए ये सफल भी साबित हुई और कठोर बहुत था इसका। जो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? ये थे सी, देखो यहाँ पर सी राजगोपालाचारी लगाएंगे क्योंकि ये प्रथम भी थे और अंतिम थे। इसके पहले इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन से ये पद लिया था। अगर पूछा जाए भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन दोनों में अंतर है, आपको पता होगा। यह पद 1950 में समाप्त कर दिया गया था और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। 78 ईस्वी में कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। कहां पे पूछा गया है? कुंडलबन, कश्मीर में। तो यहाँ पर डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता करते हैं वसुमित्र और उपाध्यक्ष रहते हैं अश्वघोष। अश्वघोष उपाध्यक्ष रहते हैं, ये अध्यक्ष रहते हैं। ठीक। और इसमें बड़ा ऐतिहासिक बदलाव क्या होता है कि जो बौद्ध संप्रदाय है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। हीनयान यानी पुरानी मान्यताओं वाले, और महायान जो बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करने वाले, इन दोनों में ये बट जाता है। 1582 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर शुरू किए गए नए धर्म दीन ए इलाही का स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था? तो ये थे बीरबल। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बीरबल ने ये सबसे पहले स्वीकार किया था दीन ए इलाही धर्म, और इनका जो बीरबल का मूल नाम था महेश दास। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुए ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौते को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दिल्ली समझौता। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर के प्रयासों ने 5 मार्च 1931 को एक राजनीतिक यानी महात्मा गांधी और वायसराय के बीच समझौता हुआ था, और इसे इरविन समझौता या फिर दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसके तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था और गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था उसमें भाग लेने के लिए सहमत हो गए थे। सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहकर बुलाया था। तो ये फैक्ट पूछा गया है, इसको भी आपको याद रखना है। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने किस प्राचीन गुप्त शासक को उसकी अपार सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये है समुद्रगुप्त। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। टोटल 21 राजाओं को इसने पराजित किया था, और उसकी अजेय सैन्य क्षमता और साम्राज्य विस्तार की इसी नीति से प्रभावित होकर वी.ए. स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन नाम संज्ञा दी। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है, जो उसके संगीत प्रेम को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर किसके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तो उसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। 1887 में मद्रास में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता ये वकील थे और राष्ट्रवादी नेता भी थे, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये आपको पूछा जाता है। और इसी अधिवेशन में पहली बार आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील भी की गई थी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद को स्थानांतरित की थी, जिसे इतिहास में उसकी एक बड़ी भूल माना जाता है? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। एमबीटी ने अजीबोगरीब और असफल प्रयासों के कारण इतिहास में मूर्ख, पढ़ा लिखा मूर्ख की संज्ञा दी जाती है। इन्होंने 1327 में अपने केंद्र को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरित की थी, और बाद में इसे वापस दिल्ली कर दिया था, क्योंकि
दिल्ली सेंट्रल में था और इसने अपनी भूल को स्वीकार करते हुए वापस इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी संगठन संकट के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये त्रिपुरी जो संकट हुआ था, ये सीतारमैया को हरा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, और महात्मा गांधी को ये अच्छा नहीं लगा और उनसे वैचारिक मतभेद हो गए थे गांधी जी से, तो इन्होंने अपने वैचारिक मतभेदों के कारण कांग्रेस से इस्तीफा देकर के खुद एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं। और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी आपको याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद। किस मुगल सम्राट की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन की पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, जिस पर इतिहासकार लेन पूल ने कहा है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा? तो ये थे हुमायूं। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये काफी संघर्ष झेले हैं, हुमायूं से युद्ध लड़े थे और 15 वर्ष तक हुमायूं ने इन्हें हरा दिया था और ये निर्वासित रहे थे। इन्होंने निर्वासन जैसे भयावह संकट का सामना करना पड़ा। 1555 में इन्होंने सरहिंद के युद्ध में इसे दिल्ली की गद्दी वापस मिली थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद यानी जनवरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। जनवरी 1556 में ये सीढ़ियों से गिर जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए लेन पूल ने इन्हें जीवन भर लड़खड़ाता हुआ बताया है। 1878 में भारतीय ईसाई देशी समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया था? तो ये वायसराय थे लॉर्ड लिटन। ये पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनका कार्यकाल रहता है 1876 से लेकर के 1880 के बीच में, और इन्होंने साम्राज्यवादी नीतियां जब भारतीय समाचार पत्रों जैसे उस समय कौन सा था, अमृत बाजार पत्रिका और सोम प्रकाश ने विरोध किया था, तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इसे मुंह बंद करने वाला कानून भी उस समय कहा जाता था। इसके तहत क्या होता था, बिना किसी अपील के देशी भाषा के अखबारों की प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर ली जाती थी। बाद में 1882 में इसे हटा दिया जाता है, इसको रद्द कर देते हैं लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन इसको कैंसिल आउट करते हैं 1882 में। प्राचीन भारत में रचित प्रसिद्ध महाकाव्य बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, के रचयिता कौन है? तो बुद्ध चरित के रचयिता है अश्वघोष। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। अश्वघोष ये कनिष्क के दरबारी कवि थे, कनिष्क के दरबारी कवि थे और महान बौद्ध दार्शनिक, और इन्होंने संस्कृत भाषा में बुद्ध चरितम की रचना की थी। इस महाकाव्य में भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर के उनके निर्वाण तक के जीवन का अत्यंत सुंदर और काव्यात्मक वर्णन मिलता है। अश्वघोष ने और रचनाएं की हैं, जैसे सौंदर्यानंद, और एक और है पुस्तक इनकी सारिपुत्र प्रकरण, सारिपुत्र प्रकरणम। ये सारी इन्होंने संस्कृत भाषा में ही रचना की है इनकी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। 11 जून 1665 में ऐतिहासिक पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, छत्रपति शिवाजी महाराज और किस मुगल सेनापति के बीच में हस्ताक्षरित की गई थी? तो इसमें राजा जयसिंह प्रथम, ये मुगल सेना के उस समय सेनापति रहा करते थे और इन्होंने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस संधि के तहत जो 35 किले थे, तो शिवाजी ने 35 किलों में से 23 किले मुगल को सौंपने पड़े थे। तो टोटल जो 35 किले थे, शिवाजी ने 23 किले ये मुगल सम्राटों को दिए थे, और इसके अलावा अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजना स्वीकार करना पड़ा था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर याद रखने हैं, एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। 1892 में फिन्सबरी लंदन से चुनाव जीतकर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। बी पार्ट आपका राइट हो जाता। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय अर्थशास्त्र के प्रणेता थे और ये पहले एशियाई थे जिन्होंने 1892 में ब्रिटेन की लिबरल पार्टी से टिकट पर
सेंट्रल फिन्सबरी क्षेत्र से चुनाव जीत लिया था और ब्रिटिश संसद में बैठकर उन्होंने भारत की गरीबी और ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं, पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहां पर आपको पीसीएस के प्रीलिम और मेंस, आरओ प्रीलिम्स और मेंस, इलाहाबाद आरओ और निबंध के बैच एक्टिव हैं, जिनकी वैलिडिटी 1 ईयर की रखी गई है और मिनिमम फीस में मैक्सिमम आउटपुट आप वहां से गेन कर सकते हैं। 1829 में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों और सहयोग से सती प्रथा को गैर कानूनी कर उसे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। इन्होंने भारत के समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के ये कठोर कदम उठाया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं और इसमें उनके प्रयासों से समर्थन मिला था और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 के नियम 17 के तहत सती प्रथा को अवैध और हत्या के समान घोषित कर दिया। शुरुआत में ये केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था, लेकिन 1830 में इसे मद्रास और बंबई में भी लागू कर दिया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध नगर मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन जो इमारत कौन सा माना जाता है? तो ये है सबसे बड़ा भवन इमारत है आपका अन्नागार। यहाँ पर बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा, ग्रेट ग्रेटली। अक्सर छात्र यहाँ पर विशाल स्नानागार को टिक करते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर होगा विशाल अन्नागार। ठीक। ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो में 6-6 की 2 पंक्तियों में 12 अन्नागार पाए गए हैं। तो 12 अन्नागार टोटल मिले हैं और ये सबसे बड़ा इमारत थी। इसके बाद में आता है विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ, और यहाँ पर अनाज सुरक्षित रखा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में कौन भारत आया था और जिसने इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की है? तो यह है मेगस्थनीज। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये 305 बीसी में भारत आया था। 305 ईस्वी में यानी बीसी में चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेलुकस निकेटर को युद्ध में पराजित कर दिया था और संधि के बाद सेलुकस ने अपने दूत मेगस्थनीज को पाटलिपुत्र भेज दिया था। मेगस्थनीज कई वर्षों तक भारत में रहा और अपने अनुभवों को इंडिका नामक पुस्तक में लिखा। हालांकि मूल इंडिका आज नष्ट हो चुकी है, लेकिन बाद के यूनानी लेखकों के उद्धरणों से हमें मौर्यकालीन नगर प्रशासन, सैन्य व्यवस्था और समाज को 7 वर्गों में बांटा था उसकी विस्तृत जानकारी मिलती है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा सूफी संत बख्तियार काकी की याद में शुरू किए गए कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किस सुल्तान ने पूरा करवाया था? यहाँ पर पूरा करवाया गया ये पूछा गया, तो यह है इल्तुतमिश। ये पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो ये आपकी जो कुतुब मीनार है 1199 ईस्वी में स्टार्ट की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और इसमें मीनार की केवल पहली मंजिल का निर्माण करवाया था। उसके बाद इसका दामाद जो होता है उत्तराधिकारी इल्तुतमिश, इस 3 मंजिलें और जोड़कर इसका निर्माण पूरा करवा देता है। बाद में बिजली गिरने के कारण इसकी 4थी मंजिल गिर जाती है और जिसकी मरम्मत फिरोज शाह तुगलक एफएसटी कराते हैं। तो ये इसमें एक और मंजिल जोड़ देते हैं, तो इस तरीके से ये 5 मंजिला इमारत बन जाती है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। 1576 में लड़ा गया ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी का मुगल सेना और किस राजपूत शासक के बीच में हुआ था? तो ये महाराणा प्रताप। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये 18 जून को और 1576 में भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अकबर की सेना जीत जाती है और जो महाराणा प्रताप है वो मुगलों की तुलना में इसकी सेना छोटी रहती है और ये अदम्य साहस, इसके चेतक जो घोड़े का नाम रहता था, वो परिचय दिया और मुगलों से अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की थी इसने और ये जंगल में अपना जीवन व्यतीत किया था। तो ये भाग गया था वहां से, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की थी। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले किस बंदरगाह पे पहुंचा था जहां हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था? तो ये थे कालीकट। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। केप ऑफ गुड होप, ये अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए एक गुजराती प्रदर्शक थे अब्दुल हमीद मजीद की सहायता से 17 मई 1498 में ये भारत के पश्चिमी तट पर यानी कालीकट जो कोझिकोड केरल बंदरगाह पे पहुंचता है
और ये भारत में आने वाला पहला यूरोपीय था। और कालीकट के जो हिंदू शासक थे जमोरिन, जिन्होंने इसका भव्य स्वागत किया था। हालांकि अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे, जिसका खुला विरोध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के किस सिपाही ने बैरकपुर छावनी में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसमें देखो कई सारे फैक्ट क्वेश्चन में ही दिए गए हैं। कारतूस, चर्बी वाले कारतूस इसका तत्कालिक कारण था। और ये जो मंगल पांडे थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के बहादुर सिपाही थे। और ये जो स्टार्ट हुआ था 29 मई, ये डेट आपको जरूर याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है 1857 में। और इन्होंने साफ इनकार कर दिया था चर्बी वाले कारतूसों का यूज करने के लिए, और क्रोध में अपने सार्जेंट मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग पर गोली चला दी थी। और इन्हें यहाँ पर ये 29 मार्च होगा, मई नहीं था, ठीक। और इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, जिसका प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू द वेदांत था। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों जैसे मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बाल विवाह, जाति प्रथा का विरोध करने और वैदिक धर्म की शुद्धता को पुनः स्थापित करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका मूल नाम था मूल शंकर। मूल शंकर इनका मूल नाम था। और ये जो स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1875 में, और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था मुंबई से इसको 1877 में लाहौर में स्थानांतरित कर दिया था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा है और वेदों की ओर लौटो नामक अमर संदेश दिया था। और सबसे पहले इन्होंने ही स्वदेशी और हिंदी भाषा का प्रबल समर्थन किया था। 1905 में भारत में उभरते राष्ट्रवाद को कमजोर करने और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय ने किया था। तो ये लॉर्ड कर्जन थे। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने ये किया था। इस चेतना को कुचलने के लिए प्रशासनिक सुधार बहाना देकर के 16 अक्टूबर डेट है, और 1905 में ये बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। विरोध हुआ पूरे देश में और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाए गए, और अंततः 1911 में दिल्ली दरबार में इस विभाजन को रद्द करना पड़ा, और 1912 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। 5 फरवरी 1922 को हुई हिंसक घटना से दुखित होकर या द्रवित होकर महात्मा गांधी ने अपना पहला सफल असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लिया था। तो ये कौन सी घटना हुई थी? ये हुई थी चौरी चौरा कांड। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये घटना हुई थी गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर। इसमें प्रदर्शनकारियों की उग्र भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगाती थी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे, और इससे भारी हिंसा से आहत होकर के अहिंसा के कट्टर पुजारी महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। और इन्होंने कई युवा क्रांतिकारी जैसे इसमें भगत सिंह और चंद्रशेखर इससे निराश हो गए थे जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन गुजरात की निर्विरोध अध्यक्षता किसने की थी, जहां राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये युवाओं के उस समय चाहते थे, और ये 51वां कांग्रेस का अधिवेशन था, और इन्हें निर्विरोध चुना गया था उस अधिवेशन में। और इसमें जो नेशनल प्लानिंग कमेटी का इसी में गठन किया गया था, और जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। गुप्त काल में रचित ऐतिहासिक नाटक मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, जिसमें चाणक्य की कूटनीति से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के पतन का वर्णन मिलता है। तो मुद्रा राक्षस में मौर्य वंशावली से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। तो ये इसके आपसे राइटर पूछा गया है, तो ये थे विशाख दत्त।
बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। यद्यपि यह नाटक गुप्त काल में लिखा गया था, लेकिन इसमें मौर्य काल के इतिहास को जानने का एक बेहतरीन स्रोत है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें चाणक्य ने अपनी बुद्धि से नंद यानी जो उस समय घनानंद था उसके वंश को उखाड़ फेंका था और चंद्रगुप्त मौर्य को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया था। विशाख दत्त ने एक और नाटक लिखा है, देवी चंद्र गुप्तम। ये भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा बाबरी यानी बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? तो ये लिखे थे तुर्की भाषा में। यहाँ पर डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये चगताई तुर्की भाषा होती है, उसमें इन्होंने लिखा था। हालांकि मौर्य जो मुगल साम्राज्य था उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी फारसी, लेकिन इन्होंने अपनी मातृभाषा में यानी इनकी जो मातृभाषा है तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखा था। ठीक है, इसमें भारत की जलवायु, जीव जंतुओं और 2 हिंदू राज्यों विजयनगर और मेवाड़ का विशेष उल्लेख किया गया है। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? जो 3 कटिया प्रणाली के तहत नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में था। तो ये चंपारण सत्याग्रह बिहार में शुरू किया गया था। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये बिहार के चंपारण में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों पर जो 3 कटिया 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था और अगले साल यानी 1917 में गांधी जी ने वहां के जो चंपारण के लोकल किसानों की आवाज उठाई और पहला अपना सत्याग्रह को सफल बनाया और इसी सफलता के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को यानी गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट बनने का ऐतिहासिक गौरव किसे प्राप्त है? तो ये एनी बेसेंट थी और ये कोलकाता की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी कांग्रेस की ओर से। कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ पर आपका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगर देखो ये आयरिश मूल की लेडी थी और अगर पूछा जाए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी तो वहां पर आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ये 1925 में बनी थी, कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्ताना। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनका कार्यकाल रहता है 1236 से लेकर के 1240 के बीच में, तो लगभग 4 साल ये शासन करती हैं और दिल्ली सल्तनत की पहली ये मुस्लिम शासिका या फिर कोई भी पहली महिला शासिका बन जाती है। इन्होंने क्या किया था? पर्दा प्रथा को त्याग करके पुरुषों की तरह कुबा यानी कोट और कुला मतलब टोपी पहनकर खुले दरबार में इन्होंने राजकाज संभाला था। तुर्क अमीर एक महिला के अधीन काम करने को अपना अपमान समझते थे और इसीलिए उन्होंने साजिश रची और 1240 में कैथल जो हरियाणा में है वहां पर रजिया की हत्या कर देते हैं। 1920 में दलितों और शोषितों की आवाज उठाने के लिए मूल नायक लीडर ऑफ द डम्ब नामक प्रसिद्ध पाक्षिक पत्रिका किसने लिखी थी? तो ये पत्रिका लिखी थी भीमराव अम्बेडकर ने। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। समाज में व्याप्त छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने वाले भीमराव अम्बेडकर ने 31 जनवरी 1920 को मराठी भाषा में लिखी थी मूक नायक। ये 15 दिन में छपती थी और इस पत्रिका को शुरू करने के लिए कोल्हापुर के महाराज साहूजी महाराज ने उन्हें आर्थिक सहायता यानी 500 रुपए प्रदान किए थे उस समय और बाद में 1927 में भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका भी निकाली थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन में उनके राज्य की सहायता के लिए नियुक्त किए गए 8 मंत्रियों की परिषद काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कहते थे अष्टप्रधान। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। अष्टप्रधान इन्हें कहा जाता था। सबसे बड़ा पद होता था पेशवा, जिसे प्रधानमंत्री कह सकते हो। पेशवा जो पीएम होते थे
और अमात्य जो थे, अमात्य ये वित्त मंत्री रहा करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर। और जो सुमंत रहते थे, सुमंत ये एक्सटर्नल अफेयर मंत्री रहते थे, विदेश मंत्रालय देखते थे। और इसके अलावा टिनमिस किटमिस ये पत्रकार रहते थे, और पंडित राव ये मिनिस्टर ऑफ कल्चर यानी धार्मिक मंत्रालय देखते थे। तो कल्चर मिनिस्टर रहते थे पंडित राव। तो ऐसे ही ये 8 मंत्रियों की मंत्रिमंडल था, और इसे अष्ट प्रधान कहा जाता था। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में 250 बीसी यानी ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर किया गया था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। सम्राट अशोक के समय ये हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोगली मोगली पुत्र मोगलीपुत्र तिस्स ने। और इसी बौद्ध संगीति में तीसरा पिटक यानी अभिधम्म पिटक की रचना होती है। अभिधम्म पिटक क्या है? बौद्ध धर्म दर्शन से रिलेटेड है। यानी अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन मिलता है। तो आपकी 4 बौद्ध संगीति होती है। पहली आपकी राजगृह में, फिर वैशाली में होती है, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में। तो ये सारी बौद्ध संगीति को आपको डिटेल्ड में याद रखना है, इससे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में फंसते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का वो एकमात्र नगर कौन सा था जहां कोई दुर्ग या सीटाडल नहीं था, और मनके बनाने के कारखाने तथा सौंदर्य प्रसाधनों जैसे लिपस्टिक के लिए फेमस था? तो ये था आपका चौंदड़ो। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के तट पर स्थित है, और इसकी खोज की थी एनजी मजूमदार ने। तो ये भी आपको याद रखना है, एनजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी। और ये हड़प्पा का एकमात्र औद्योगिक केंद्र था, और जहां पर दुर्ग नहीं है। ठीक, मनके बनाने कारखाने, लिपस्टिक, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पैरों के निशान, और वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है चौंदड़ों से। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद किस महान विभूति ने गांधी जी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि देकर सम्मानित किया था? तो ये कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये चंपारण सत्याग्रह में 1917 में जब गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह सफल हो जाता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कह के बुलाया था, ये आप पुकारा था। और बदले में गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था, और विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था महात्मा गांधी को। प्राचीन भारत का वो कौन सा राजवंश था जिसमें व्यापार और लेन देन के लिए सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो ये कौन सा था? सातवाहन वंश। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसके संस्थापक थे सिमुक, और ये दक्षिण भारत का राजवंश था। और इसमें चांदी, तांबे और प्रोटीन के सिक्के के अलावा भारी मात्रा में लेड यानी शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। और सातवाहनों ने सबसे पहले ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि अनुदान में देने की प्रथा स्टार्ट की थी, और जिनका प्रमाण हमें कहा मिलता है? नाना घाट अभिलेख में। नाना घाट अभिलेख इसमें इसका वर्णन किया गया है। 24 सितंबर 1932 को दलित वर्गों के अधिकारों को लेकर ऐतिहासिक पूना पैक्ट किन 2 महान नेताओं के बीच में हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। यहाँ पर ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत जिसे कम्युनल अवार्ड घोषणा की थी, और जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। इसके विरोध में यरवदा जेल में बंद महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। अंततः मदन मोहन मालवीय और अन्य नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी, दलितों की ओर से, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सवर्ण हिंदू
राज्य का पतन कर दिया को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये राक्षस तंगड़ी का युद्ध हुआ था। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये 23 जनवरी 1565 ईस्वी में लड़ा गया था और इसमें विजय साम्राज्य का नेतृत्व कर रहे थे राम राय और उनके विपक्ष में जो विरोधी थे 4 मुस्लिम रियासतें थी, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। इनकी संयुक्त सेना इससे लड़ी थी और इसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हो जाती है और उसकी जो शानदार राजधानी रहती थी हम्पी को आक्रमणकारी बुरी तरह से लूटकर खंडहर बना देते हैं। 1905 में देश के युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था नौजवानों को सार्वजनिक जीवन और देश सेवा के प्रति प्रशिक्षित करना। और बनारस अधिवेशन में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी, बनारस अधिवेशन। ये भी फैक्ट याद रखेंगे। प्राचीन भारत के वो महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है और सूर्य के चक्कर लगाती है? तो ये थे आर्यभट्ट। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ये रचना लिखे थे आर्यभट्टी और सूर्य सिद्धांत। तो इन्होंने ये रहस्य खोले थे और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अवधी भाषा के प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये इनका जो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो पीरियड है वो 1532 से लेकर 1623 तक माना जाता है और सम्राट अशोक का जो 1556 से 1605 तक माना जाता है। तो उसके बाद में जहांगीर भी इनके समकालीन रहते हैं। तो रामचरितमानस ये अवधी भाषा में लिखी गई है और इसमें इनके अलावा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली, गीतावली और कवितावली भी रचनाएं लिखी थी। और तुलसीदास अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल नहीं थे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। 1551 में भूमिहीनों को जमीन दिलाने के लिए प्रसिद्ध भूदान आंदोलन चलाया गया था। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ये किए थे विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 18 अप्रैल 1951 को ये स्टार्ट किया गया था तेलंगाना के पोचमपल्ली नामक गांव में, जिसका उद्देश्य था जमींदारी, जो उद्देश्य भूमि में जमींदारों से अतिरिक्त जमीन दान में मांगकर उसे गरीब और भूमिहीन किसानों को बांटना था। ये इसका मेन पर्पज था। और भूदान में जमीन दान करने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे रामचंद्र रेड्डी और विनोबा भावे ने 1940 में गांधी जी के सत्याग्रह बने थे। तो ये प्रथम सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरे जो सत्याग्रही थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आज का अंतिम क्वेश्चन है 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करते हुए महात्मा गांधी ने कौन सा ऐतिहासिक नारा दिया था? तो ये दिए थे करो या मरो, डू और डाई। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये, और इस नारे को गढ़ा था भारत छोड़ो आंदोलन को। भारत छोड़ो आंदोलन का जो इसको नाम दिया था उनका नाम था यूसुफ मेहर अली। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।